सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ, MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान कराची को लेकर जंग तूल पकड़ रही है। कराची का इख्तियार किसके पास होना चाहिए, कराची को कंट्रोल कौन करेगा, कराची के मामलात कौन देखेगा, ये बहस का मौजू बन चुका है। ये एक बड़ा मसला है कि हमारी अक्सर बहस मौजू से हटकर होती है। मसला कराची है, मौजू इख्तियारात। मसला पानी है, मौजू एक दूसरे पर लान तान है। मसला क्या है जी कि बिजली की बंदिश, मौजू गवर्नर राज। मसला उबलते गटर और नाले हैं, लेकिन मौजू कुर्सी है। कराची के अवाम का मसला ये नहीं है कि हुकूमत किसके पास हो या फिर कंट्रोल किसके पास हो या फिर इक़्तिदार किसके पास हो। कराची के अवाम को जो एक बेसिक मसला है, कराची के अवाम उसको ढूंढ रहे हैं जिसके पास इन मसाइल का हल मौजूद हो, जिसे भुगत रहे हैं कराची वाले। कराची वही शहर है जो पाकिस्तान का मुआशी हब कहलाता है, लेकिन इसके साथ सलूक इंतहाई बदतर किया जाता है। कराची वही शहर है जो मुल्क की मईशत का पहिया चलाता है, लेकिन इसकी हर सड़क पर, हर नाले, हर मैदान को बेचा जा चुका है। और कराची, अगर मैं कहूँ कि वही शहर है जहाँ लोग दूर दराज से रोज़गार ढूंढने के लिए आते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ अब ढूंढो तो सिवाय कचरे के और कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। ढूंढ के दिखा दें। कराची वही शहर है जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन इसको के इलेक्ट्रिक ने अंधेर नगरी में तब्दील कर दिया। कराची वही शहर है जो तकरीबन 300 अरब कमा कर देता है, लेकिन इसको कितना बजट मिलता है ये बड़ा सवाल है, और अगर मिलता है तो कहाँ जाता है ये उससे भी बड़ा सवाल है। और यकीन जानिए सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकेगा। जिनको देना चाहिए वो भी नहीं दे सकेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, जवाब नहीं देंगे। कराची के मसाइल से सब वाकिफ़ हैं, कराची के हालात सब जानते हैं, कराची की ज़रूरियात क्या हैं किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए, इस शहर के हालात को बेहतर बनाने के लिए, इस शहर की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई आगे नहीं आता। जो मसाइल हल करने वाले हैं वो अपने अनगिनत मसाइल गिनवाते चले आ रहे हैं, यानी वो किन मसाइल में घिरे हुए हैं वो गिनवाना शुरू कर देंगे। जो मसाइल हल करने वाले हैं वो खुद मसाइल का अंबार लगाते चले आ रहे हैं। जो मसाइल हल करने वाले हैं वही मसाइल की वजह बनते जा रहे हैं। आज एक जानिब कराची के मामले पर एक तरफ पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यकीन जानिए नाज़रीन, हैरानी मुझे इस बात की है कि ये वो कराची है जिसके मसाइल को हल करने के लिए कोई नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही इस कराची पर इख्तियार की बात आती है तो सबके सब आगे आ जाते हैं कि मेरा है कराची, मेरा कराची मेरा। मसाइल के टाइम पे आप लोग क्यों नहीं कहते कि कराची मेरा है, तो मसले की जड़ भी मैं हूं, मैंने हल करना था, मैं नहीं कर सका। मुर्तज़ा वहाब साहब का एक क्लिप है, जरा देखिए क्या फरमा रहे हैं। ये मैंने फैसला तो नहीं किया ना, ये सिंध हुकूमत का तो फैसला नहीं है, ये अल्लाह मालिक है। देयर शुड बी नो कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देयर शुड बी नो कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लोगों से बढ़कर कुछ नहीं है, आईने पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये डराया ना करें प्लीज़। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि नहीं सारे नाले NDA में करेगी, तो मैं समझता हूँ उसका सवाल हमने तो कैटेगोरिकली, मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको, हमारी तरफ से दरख्वास्त गई फिर कोर्ट को स्वीप के तहत जो नाले साफ़ हो रहे हैं 38, इनको ख़त्म करने का, और 60-65% काम हो चुका है। ये काम हमें कंप्लीट करने दें। अदालत ने हमारी अच्छा नाज़रीन, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि NDMA को बुलाने का फैसला सिंध हुकूमत का नहीं है, बल्कि वो तो अदालत से दरख्वास्त कर रहे थे कि ये काम पीपल्स पार्टी को करने दें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब नहीं माने और कहा कि नाले तो अब NDMA ही साफ़ करेगा। फिर बिलावल जरदारी साहब क्यों NDMA शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये शिकवा भी कर रहे हैं कि NDMA देर से आई। देखिए ज़रा, हम सब एक नेशनल डिजास्टर के थ्रू गुजरे हैं। उस नेशनल पहले जो एक तो स्पेल्स थे, उसके बाद वफाक को ख्याल आया कि शायद सिंध का कैपिटल पे कोई नेशनल डिजास्टर हो रहा है, और इसलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भेजा गया। देर आए दुरुस्त आए,
अच्छा, पहला मशवरा तो मेरा मुर्तज़ा वहाब साहब आपको है, आप जैसे कुछ लोगों को है कि कुछ कहने से पहले एक बार, ज़रा सिर्फ एक बार अपने चेयरमैन साहब से पूछ लिया करें, कॉल कर लिया करें, मैसेज कर लिया करें, पूछ लिया करें कि आपके चेयरमैन साहब क्या राय देकर गए थे इस इशू पर, ताकि आपकी राय उनकी राय मिले। ये मेरा मशवरा है आपको, अमल करना ना करना आपके ऊपर है। क्योंकि उन्होंने, आपके चेयरमैन साहब ने NDMA से शिकायत की थी कि वो देर से आई है, यानी उनके मुताबिक उन्हें पहले आ जाना चाहिए था, NDMA को पहले आ जाना चाहिए था। अब दूसरी जानिब आप क्या फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये फैसला आपका था ही नहीं और ना ही आप इसके हक में थे, बल्कि आप तो ये दरख्वास्तें कर रहे थे कि नालों की सफाई का काम 30 अगस्त तक आपको ही करने दिया जाए। अब इतना तजाद जब आप लोगों के हालिया बयानात में है तो सिर्फ अंदाज़ा लगा लें, जो दावे आप कर रहे हैं, जो बातें आप करते हैं कराची को बेहतर बनाने के लिए, उन दावों, उन बातों में कितना तजाद होगा, मेरे ख्याल से अब सोचना मुश्किल नहीं होगा। अवाम सब देख रही है। आपने ठीक कहा कि अवाम से बढ़कर कुछ नहीं है, आईने पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उस अवाम के लिए क्या किया जिससे बढ़कर आपके लिए कोई है ही नहीं। मतलब आपके कॉल में और फेल में इतना तजाद होता है। जब कुछ आपने किया नहीं तब भी अदालत को बोलना पड़ा ना। अल्लाह के बंदे, अदालत क्यों बोलेगी जब आप कर रहे होंगे? जब आप नहीं करेंगे तो फिर अदालत को तो फिक्र होगी ना पाकिस्तान के अवाम की। और शुक्र है, शुक्रिया अदा करें अदलिया का कि किसी को तो फिक्र है पाकिस्तान के अवाम की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आपको इतने नागवार गुजरते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि आपको नजर आता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सके, इसलिए नागवार गुजरते हैं। नालों की सफाई क्यों नहीं करवा सके? बारिशें हुई जुलाई और अगस्त के दरमियान, आप लोगों ने नालों की सफाई करनी थी 30 अगस्त तक। अब कराची में बारिशों के बाद की सूरत हाल क्या आपने देखी थी? कराची सिर्फ पोश इलाकों का नाम नहीं है। मैं ज़रा आपको याद दिलवाती चलूँ, लियारी, औरंगी, कोरंगी, लियाकताबाद, लालू खेत, नाजिमाबाद, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, ये इलाके भी कराची का हिस्सा ही है ना भाई साहब। पता है कभी गए हैं क्या इन इलाकों में? इनका हाल देखे कभी आप लोगों ने जाकर? कभी वैसे चले जाएं विजिट के लिए ताकि पता चले आपको। कराची सिर्फ डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन का नाम नहीं है, कुछ पोश इलाकों का नाम नहीं है। लोगों के घरों में कई दिन तक पानी मौजूद रहा। कितने ही लोग इंतहाई अफसोस के साथ, अजियत के साथ मैं बात कह रही हूँ, इतने लोग करंट लगने से मर गए, दुनिया से चले गए। और ये हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। इससे पिछले साल जो तबाही बारिश ने मचाई थी, जो जुल्म के इलेक्ट्रिक ने किया था, उसके फ़ौरन बाद आपको ऐसे इक़दाम करने चाहिए थे, ऐसे इक़दाम करने थे जिनसे मुस्तक़बिल में लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हो सकें। और बारिश हो तो पानी घरों में दाखिल ना हो। क्यों आप लोगों ने पिछले साल बारिश से कराची में होने वाली तबाही से सबक नहीं सीखा? ये मेरा आपसे सवाल है। सबक क्यों नहीं सीखा आप लोगों ने? या आप सीखना ही नहीं चाहते थे? नीयत नहीं थी आपकी सीखने की और कुछ करने की? फिर ये पूछूं ना मैं आपसे, महकमा मौसमियात ने कई दिन पहले पेशगोई कर दी थी कि बारिशें होने वाली हैं। और ये पेशगोई क्यों की गई थी? ताकि पता चले कि बारिशें होंगी, आप उसके आफ्टर इफेक्ट से महफूज रह सकें, और ये जो तबाही मचाई जाती है उसको आपने हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। लेकिन आप लोगों ने क्या मैनेज करना था? आपने तो सुना होगा, एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया होगा उस पेशगोई को। आप लोग भी नए तो नहीं आए थे ना, पहले से जानते थे कि कराची में बारिशों का मौसम कब आता है, और फिर जब आता है और बारिशें होती तो फिर क्या क्या होता है और क्या हालत होती है थे ना आप लोग। इसके बावजूद 30 अगस्त का इंतजार कर रहे थे आप लोग। मतलब 30 अगस्त का इंतजार कर रहे थे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स पर कहते हैं कि जी अवाम की तौहीन नहीं होनी चाहिए। तो सर ज़रा ये बता दें कि अवाम की तौहीन करता कौन है? ये अवाम भी जानती कि अवाम की तौहीन करता कौन है, बल्कि करता चला रहा है, कब से करते चले आ रहे हैं आप लोग। लेकिन अब आप ये नहीं बताएंगे क्योंकि अपनी गलती मानने तो मेरे ख्याल से मसला वहीं पर हल हो जाए। अपनी गलती नहीं माननी। अवाम से ज़रा पूछिए, ज़रा पूछें तो सही कि अवाम आखिर क्या कहती है, अवाम आखिर क्या चाहती है, अवाम आखिर क्या मौक़िफ़ देगी इस बात पर, अवाम इस बात पे क्या सोच का इजहार करेगी। जिस शहर के अवाम की बात आप करते हैं, जिस अवाम के बारे में कहते हैं कि जी उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, वो अवाम क्या सोच रखती है, अवाम क्या कहती है, जानना चाहेंगे? चैनल ना चेंज कीजिएगा, सुनिए। कराची का मसाइल का हल कराची पे तवज्जो नहीं दिया जाता है। वो बोलते हैं हमारी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी बोलती है हमारी हुकूमत है, PTI। एक हुकूमत बन के अगर इस कराची में काम किया जाए ना
MQM पीपल्स पार्टी, अपने इमरान खान वाली पार्टी, ये सारी एक पार्टी मिलके ये कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। कोई हाल नहीं है, यह हुकूमत सही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहे। दोनों जमातें हैं, एक MQM है, एक पीपल पार्टी है, दोनों ने ही ख़त्म कर दिया, कोई काम ही नहीं किया। कराची की जिम्मेदारी तो भाई के जिम्मेदार दोनों ही हैं, MQM और पीपल्स पार्टी। इनके जहनों में ये जितना खा सकते हो खा लो, जितना लूट सकते हो लूट लो, ये इनके जहनों में ये बैठा हुआ है। ये बड़ी ताकतें आएंगी, वही बनाएंगी, वही काम करेंगी, वही डेवलपमेंट करेंगी, और उसके बगैर ये चल नहीं सकते। ये आप बात मान लें। हल यही है कि लोग मिल के बैठें और इसका हक बनता है कराची का, वो उसे दिया जाए। सुना आपने अवाम क्या कहती है, अवाम की तौहीन नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप कहते हैं। तो फिर अवाम का जो आप लोगों के तर्ज़ हुकूमत के बारे में ख्याल है वो कुछ ऐसा है। फिर आप ही बताइए कि अवाम की तौहीन आखिर कर कौन रहा है। अब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल सवाल नहीं, मेरा जवाब देना ना देना आप पर है। आप जवाब नहीं भी देंगे ना तो अवाम जानती है, पागल नहीं है अवाम। और दूसरी बात, आपको कोई नहीं डरा सकता। आप लोग अवाम के दिलों से ये खौफ क्यों नहीं निकाल देते कि जब बारिश आएगी तो फिर पानी नहीं आएगा, या जब ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी नहीं आएगा। अवाम को गारंटी दे दें इस बात की, अवाम के दिलों में जो खौफ है, ये डर है, इसको निकाल दें। उनको गारंटी दे दें कि जब भी बारिश आएगी तो बिजली सड़कों पर नहीं आएगी, ताकि लोग भी थोड़े रिलैक्स हो जाएं, आप पर थोड़ा एतमाद करें और प्रैक्टिकली बताएं ना काम करके, ताकि लोग आप पर एतमाद करें दोबारा। आप लोग 10 साल से सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं, बल्कि दर्जन साल हो गए, और अफसोस इस बात का कि 2020 में आप लोगों को सियासत करने के लिए सिवाय कराची के कचरे के और कुछ नहीं मिला। मतलब दर्जन सालों में कुछ नहीं मिला। और सिर्फ यही नहीं, कुछ ना करने के बावजूद आप लोग इस बात पर बाजिद है, बाकायदा बाजिद, कि जो काम कराची में करने हैं वो आपने ही करने हैं। ज़रा देखिए क्या कहते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। मज़ीद तासुर दिया जा रहा है कि कोई कमेटी बना दी जाएगी और वो कमेटी मामलात को देखेगी। ये तासुर गलत है। आइनी कानूनी एतबार से एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को लुक आफ्टर करना सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और सिंध हुकूमत वो ज़िम्मेदारी कानून के मुताबिक निभाएगी। तो जो शख्स भी ये सोच रहा है, जो शख्स भी ये समझ रहा है कि कोई गैर कानूनी चीज़ करके वो सिंध हुकूमत के इख्तियारात को सल्ब कर लेगा, ये गलत है। ना हमने माजी में ये चीज़ होने दी है और ना इंशाअल्लाह होने देंगे। कानूनी एतबार से, आइनी एतबार से चलेगी। जो जो काम होने हैं वो हम करेंगे। बिल्कुल आप कीजिए, बल्कि आप ही कीजिए काम। मैं आपको बताती हूँ शहर कायद के मसाइल, कीजिए उन पर काम। दुनिया का 7वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद कराची में गंदगी का ढेर है। गली मोहल्ले के जो गटर है ना, वो बोलते हुए दिखाई देते हैं। सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुका है। करें उसके ठीक, किस बात का इंतज़ार करें? क्यों नहीं करते ठीक? आप लोग सिर्फ बातें करने आ जाते हैं जब माइक लगा होता है सामने। कराची कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। करें कचरा साफ। कब काम करेंगे? कब सफाई शुरू करेंगे? 1854 में इस शहर में पोर्ट कायम किया गया था, जिसके बाद कराची आमदोरफ्त का मरकज़ बन गया था। यहाँ सड़कों के जाल बिछे, रेल और गाड़ियाँ इस शहर की सड़कों पर नज़र आने लगीं। एम्प्रेस मार्केट, फेयर हॉल और जिस तरह के DJ साइंस कॉलेज वगैरह ऐसे मंसूबे बने। और 1911 की अगर मैं बात करूँ, 1911 में कराची को म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा मिला, जिसके बाद इस शहर में आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर तरक्याती भी और तामीराती काम हुए, और शहर में सनत और तिजारत को भी फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए गए। ये कराची के आप कह लें नाज़रीन के उरूज का आगाज़ था। कई बुज़ुर्ग आंखों देखा हाल बताते हैं, और पता है क्या कहते हैं वो बुज़ुर्ग, कि अंग्रेज़ के ज़माने में कराची का मुआजना बाकायदा कंपैरिजन किया जाता था पेरिस से और लंदन से, यानी पेरिस और लंदन जैसे शहरों से कराची का मुआजना किया जाता था। कराची ऐसा भी था एक दौर में कि उसका मुआजना पेरिस से किया जाता था, लंदन से किया जाता था। कराची इंतहाई खूबसूरत, फलाही और रफ़ाही शहर के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी की सहूलियात और आसाइशात का हामिल शहर था। लेकिन अब 2020 में देख लें इसी कराची को, आज 2020 में यही कराची कचरे का दूसरा नाम बन चुका है। यानी कराची के बारे में अगर आप इमेजिन करते हैं, अपनी आंखें बंद करें, ज़हन में सबसे पहले क्या आएगा? जो लोग वहाँ जाके देखेंगे वही आएगा। तो क्यों नहीं करते ठीक आप इसको? दोबारा बनाए ना ऐसा कि लोग दोबारा पेरिस के साथ और लंदन के साथ कंपेयर करें इस कराची को। किस बात की देर है? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? कीजिए ठीक इसको।
बनाइए इसको दोबारा से रोशनियों का शहर कराची। सुनिए इस शहर में रहने वाले अवाम की आवाज़ के वो बेचारे कहते क्या हैं। सिंध पर 12 साल से आपकी हुकूमत है, कराची पर आपका इख्तियार है और आप चाहते हैं अब मज़ीद काम करना है, मज़ीद परफॉर्म करके दिखाना है, तो करें ना। जो पहले नहीं कर सके चले आज ही कर लें, देर आए दुरुस्त आए, अब शुरू तो कर लें और जानिए कि अवाम क्या चाहते हैं। अवाम आपकी कारकर्दगी को देखते हुए कराची के मसले का हल क्या तजवीज़ करते हैं। अवाम को भी इतनी इंपॉर्टेंस दें, अवाम से पूछिए कि अवाम आपको क्या तजवीज़ करेंगे। बोल अवाम बोल, हमारे पास एक सेगमेंट ज़रा चलाइएगा। मेरा तो एक ही मुतालबा है कि कराची सिर्फ आर्मी संभाल लेगा। आर्मी संभालेंगे तो इस कराची में देखें आप, हर जगह एक काम होगा, तरक्याती काम हो गए। कराची फ़ौज का हवाला होना चाहिए, वही संभालेगी। यहाँ पर फ़ौज संभालेगी और कोई काम चोरा चकारी, जब उसके देखें रेंजर के हवाले किया था ना, अमन था। कोई नहीं। यह एक हल और है कि इनकलाब फ्रांस जो आया था ना, ये उसका मुकम्मिल है। इनकलाब फ्रांस जो आया था वो तारीख पढ़े लोग देखें, तो उसका वो हो सकता है, वो होगा तो ये हो सकता है, वरना ये ऐसे ही चलते रहेंगे लोग। अच्छा मुर्तज़ा, आपको अपनी बात याद रहनी चाहिए कि अवाम की तौहीन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ये कराची के अवाम की ही राय है जो आप अभी सुन रहे थे। ये जो कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, गलत कहते हैं, क्योंकि मोहब्बत की जाती है जब कोई शख्स आपके लिए अपनी ज़ात को ख़त्म कर दे, आपको ख़ुद से बढ़कर अहमियत देना शुरू कर दे, तब होती है मोहब्बत। इसी तरह नफ़रत या मायूसी अचानक तो दिल में जगह नहीं करती, बल्कि मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के बाद, मुसलसल एतबार को ठेस पहुंचाने के बाद मायूसी और नफ़रत ये जगह ले लेती है, मोहब्बत की जगह ले लेती है मायूसी और नफ़रत। अगर अवाम आपसे मायूस हो रहे हैं तो ये क्या किसी की साजिश, ऐसे भी कहेंगे कि साजिश है, यानी अवाम की भी किसी ने ब्रेन वॉशिंग कर दी और अवाम को आपके खिलाफ कर दिया और बहुत बड़ी साजिश होगी। तो आपके खिलाफ तो जो भी होता है साजिश होती है। आप अपने गिरेबानों में झांक के नहीं देखेंगे, हर बात को साजिश का नाम दे देंगे। कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं करता, आपके इक़दामात हैं, आपका काम है प्रैक्टिकली। आपको इतना टाइम मिला, 12 साल, दर्जन साल का मजाक समझते हैं? आपने परफॉर्म करना था, अवाम का दिल जीतना था, आपने अवाम को मायूस किया। ये जो अवाम बोल रहे थे ये आप लोगों ने बुलवाया, ये किसी का मंसूबा नहीं है, किसी की साजिश नहीं है, ये आपके अमाल हैं। आपके अमाल ये फैसला करते हैं कि मोहब्बत की जाए या फिर नफ़रत की जाए, अहमियत दी जाए या फिर बेजारी का इजहार किया जाए। इसलिए बराए मेहरबानी इस अवाम की आवाज़ को सुनें, इनके मसाइल को देखें, क्योंकि कराची के अवाम के मसाइल तो बहुत हैं, हल करने वाला कोई नहीं है। कराची 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 मेरा, कराची हमारा, ये कहने वाले बहुत हैं। कराची का मसला हल करने वाला आप में से कितने हैं? दिल पे हाथ रख के खुद ही बता दें। कोई एक भी नहीं है। अगर होता तो मसले हल हो जाते, आपके आपस की लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, तो कराची का मसला हल कैसे होगा? अब एक और जमात जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, उस जमात ने भी कराची का ठेका सही लफ्ज़ है, ठेका कई सालों से अपने पास रखा, बल्कि इख्तियारात की जंग इसी जमात और पीपल्स पार्टी के दरमियान हम कह सकते हैं कि जारी रही। लेकिन जब भी उस जमात के मेयर से पूछो कि मेयर साहब कराची के लिए क्या किया, तो बेचारा वो बेबस सा लाचार सा मेयर जो जवाब देता है, यही जवाब होता है, सुन लें। खुद को कराची का मैंडेट कहने वाली जमात MQM के पास 30 सालों तक बल्दियाती इदारों का इख्तियार रहा, लेकिन इन्होंने कराची के गोठों और सोसाइटीज़, ये तो दूर की बात, MQM के गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में भी कोई काबिल ज़िक्र काम तक नहीं किया। अगर किया होता तो नज़र आ जाता, आवाम ही कह देती कि इन्होंने काम किया। कराची पैकेज के नाम पर PTI से इत्तेहाद करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये जानती है कि मुशर्रफ दौर हो या फिर पीपल्स पार्टी या फिर नवाज़ दौर हो, इस तरह के पैकेजेस से कभी भी कराची के अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा और ना ही कराची के बुनियादी मसाइल कभी हल हुए हैं। बल्कि इस तरह के पैकेजेस की जो रकम है वो कराची के अवाम के लिए अगर इस्तेमाल होती तो फिर आज क्या ये हाल होता? हाल तो मुख्तलिफ होता ना। अब इसकी ताज़ा मिसाल नून लीग की वफाकी हुकूमत से मुफाहमत के लिए पैकेज के नाम पर हासिल होने वाली रकम है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कब और कहाँ लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद मेयर कराची वसीम अख्तर साहब इस्तीफ़ा देने के हक़ में नहीं है, बल्कि आज भी कुर्सी से बाकायदा चिमटे हुए कुर्सी से, चिपके हुए कुर्सी को कोई छीन ला ले कुर्सी।
कोई खींच ना ले कुर्सी। कोई एक मसला कराची का एमकेएम पाकिस्तान हल नहीं कर सकी। जब लंदन से डिक्टेशन आती थी, याद करें, तो ये लोग खालें जमा करते दिखाई देते थे। कराची वालों से पूछा ना ज़रा बेचारों की क्या हालत होती थी जब खालों की बात आती थी। जो खाल नहीं देगा उसकी अपनी खाल उधेड़ दी जाएगी। और उन खालों की रकम कराची में कहाँ लगी, आवाम को दी गई, कोई नहीं जानता। एक वक्त था कि एमकेएम की एक कॉल पर पूरे कराची में हड़ताल हो जाती थी। एक वक्त था कि बड़ी ईद पर एमकेएम के अलावा किसी और को खाल देने की कोई हिम्मत तक नहीं कर सकता था। अपनी खाल प्यारी है तो खाल दे दे एमकेएम को, बस यही चलता था तब। और ये बात करते हैं इख्तियारात नहीं थे इनके पास। किसी की खाल तक आप उधेड़ लें तो फिर भी आपके पास इख्तियारात नहीं होंगे। और कौन से इख्तियारात चाहिए थे भाई साहब कराची को ठीक करने के लिए? एक कॉल पर कराची बंद करवा देते थे। खाल तक कोई अपनी मर्जी से नहीं दे सकता था किसी और को। इससे ज्यादा बाइख्तियार और कौन होगा? बाइख्तियार से भी कोई बड़ा लफ्ज़ हो तो मेरे ख्याल से मुझे इस्तेमाल करना चाहिए आप लोगों के लिए। लेकिन उस वक्त जो नशा था ना, वो ताकत का नशा था। और ताकत का नशा, सियाने कहते हैं कि टूटने का नाम जल्दी नहीं ले रहा होता। उस वक्त गुरूर का नशा था, उस वक्त तकब्बुर था। जो टूटी हुई चप्पलों में आए थे वो आज लैंड क्रूज़र से छोटी गाड़ी में बैठते नहीं हैं, आज में घूमते हैं टूटी हुई चप्पलों में आने वाले। कराची के नाले तक बेच डाले, ज़मीनों पर कब्जे हुए, चाइना कटिंग मुतारिफ करवाई गई, पूरा कराची ऑलमोस्ट बेच दिया। लेकिन कराची के अवाम की हालत ना बदली गई। और फिर रोना रोते हैं इख्तियारात का कि तैयार नहीं है, इख्तियार नहीं है हमारे पास, बड़े बेबस हैं, बड़े लाचार हैं हम। कौन करेगा यकीन आप लोगों की बातों पर? आज ये जमात भी कहती है कि कराची के अवाम की हालत बदलने के लिए हम बहुत पुरज़्म हैं। अभी भी इनको मौका चाहिए, जैसे पहले तो कभी मौका मिला ही नहीं। मसला इख्तियारात का नहीं है। मैं आपको भी एक लाइन में बताऊंगी कि मसला इख्तियारात का नहीं है, मसला है नीयत का। अगर नीयत साफ़ होती तो कचरा कब का साफ़ हो चुका होता। अगर नीयत साफ़ होती तो पानी कब का साफ़ हो चुका होता। अगर नीयत साफ़ होती तो आज कराची में ना कचरा होता और ना इस तरह के मसाइल होते। मसला है कि नीयत ही ठीक नहीं है। और जब नीयत ठीक नहीं होगी तो ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के इख्तियारात से मुतालिक जो शोर हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या इमरान खान साहब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं या सिर्फ बातें ही होती रहेंगी? प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं देखेंगे। इस पे बात करूंगी। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, कराची के कंट्रोल पर हम देख रहे हैं कि अचानक बहस बहुत बढ़ गई है, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी वजह यही है कि जब हम ये देख रहे हैं कि कराची, जिस पे हम मुसलसल अपने इस प्रोग्राम में बात करते रहते हैं कि उसने जो मैंडेट दिया इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, अब ज़ाहिर है कराची वाले एक्सपेक्ट यही करते थे कि जब इमरान खान साहब आएंगे तो तब्दीली आएगी। लेकिन 2 साल में कोई तब्दीली नहीं आई। और लोग जो हैं वो अब ये चीज़ें नहीं सुनना चाहते कि जब ये कहा जाता है कि देखें जी इसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है, बल्दियाती इदारे हैं, ये टेक्निकल मसला है, वो टेक्निकल मसला है, ये आइनी मसला है, ये कानूनी पेचीदगी है, ये ऐसे नहीं हो सकता, फिर 18वीं तरमीम आ गई है, फिर NFC अवार्ड है। लोग इन गोरख धंधों में नहीं पढ़ना चाहते। कराची वाले इन गोरख धंधों को ना इनमें पढ़ना चाहते हैं, ना वो इससे मुतमईन होते हैं। उनका एक सादा सा केस है। वो कहते हैं हमने दिया था इमरान खान साहब आपको वोट, 14 आपके MNAs बनवाए, आपको भी कराची से जितवाया हमने, उसके बाद आपको 21-22 MPs दिए, हमने आपको मैंडेट दिया है, आप दावे करते थे, आपने वादे किए, आपने हमें तसल्लियाँ दी, हमें आपसे उम्मीदें थी, इसलिए हमने आपको वोट दिए हैं। हमें बातें ना सुनाएं, हमें अपनी मजबूरियाँ ना बताएं, हमने जो आप पे एतमाद किया था आप उस एतमाद पे पूरे उतरें, जो आपने हमसे वादे किए थे उन वादों को पूरा करें। और इमरान खान साहब का दूसरा जो इशू है जो इमरान खान साहब की तरफ से, वो ये है कि इमरान खान साहब कंस्ट्रक्शन के शोबे में और रियल इस्टेट में इन चीज़ों को बहुत ऊपर लाना चाहते हैं ताकि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। और इस शोबे से वाबस्ता बड़े जो ग्रुप्स हैं, ज़्यादा जो लोग हैं, उनका तल्लुक़ कराची से है। कराची वैसे भी मिनी पाकिस्तान है, कराची मुआशी हब है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, इन चीज़ों से कोई इनकार नहीं है। तो इस वजह से भी कराची इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो कराची की इंपॉर्टेंस की वजह है वो ये है कि मौजूदा, ये पहले भी हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, ये हम दोबारा इसलिए याद दिलाते हैं कि ये इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची से,
आपके जो सदर पाकिस्तान कराची से, अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब कराची से, आपके वज़ीर कानून कराची से, अहम आपकी वजारतें कराची से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जितवाया गया कराची से, गवर्नर ने सीट छोड़ दी। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं और इससे भी बढ़कर, इन सारी चीज़ों से बढ़कर एक मुल्क है, एक शहर है जो आपके मुल्क का फेस है, जो इतना बड़ा 2 करोड़ से ज़ायद लोगों का शहर है, उसको आप कब तक एक ऐसी हुकूमत के रहमो करम पे छोड़ेंगे जो करप्ट है, जो नायल है, जिसकी बद इंतजामी है, जिसकी करप्शन है, जिसकी लूट मार है, जो साफ पानी नहीं दे सकती, जो सीवरेज नहीं दे सकती, जो साफ फिजा नहीं दे सकती, जो फिजाई आलूदगी को कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बगैर पैसों आपने खुद ही जिक्र किया, आप देखिए दर्जन साल कम नहीं होते, 12 सालों से इस पार्टी की हुकूमत है वहां पे, अब इतने सालों में कुछ नहीं एक बदल सके, एक शहर नहीं बदल सके, एक सूबा नहीं बदल सके, फिर किस मुंह से ये मुल्क चलाने की बात करते हैं कि तो पूरे मुल्क को बदल देंगे, जो एक शहर को नहीं हैंडल कर पा रहे, एक सूबे को हैंडल नहीं कर पा रहे। यही वजह है। देखें बात यह है, बिलावल साहब कराची में जाने की बजाय वो यहाँ पे लाहौर आके लाहौर को फतह करने के लिए बैठे हुए हैं, वो वफाक को फतह करने के लिए बैठे हुए हैं। भाई आप अच्छा बयान ऐसे देते हैं कि जैसे ये बेचारे अपोजिशन में हैं, बेचारे बेख्तियार हैं, इन्होंने तो कभी इक़्तिदार का मुंह नहीं देखा, इनको एक बार मौका मिल जाए ना तो ये पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। ये नहीं पता कि आज जो हालात हैं वो इन्हीं की वजह से, और एक सूबे में इनकी हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद ये बाइख्तियार हैं, इनको हज़ार अरब रुपए दिए जाते हैं। और एक और चीज़ है, अगर चले हम मान लेते हैं वफाक इनको ज़्यादा फंड नहीं देता, आपके पास पूरा एक सूबा है, आप अपना फंड जनरेट कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट का बजट तो है आपका। और हालत यह है कि आप कराची को सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके, आप जो मर्जी कहें, KPK में आप BRT पेशावर में बन चुकी है, इस्लामाबाद में मेट्रो है, लाहौर में मेट्रो है, ऑरेंज लाइन लाहौर में बन गई, और कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही कोई नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। और जो हम कराची की जो तस्वीर देखते हैं वहाँ पे जो बसेस चल रही हैं, तो ये तो हमने अपने गांव में भी बहुत पहले देखी हुई थी, बहुत पहले जो चलती थी इस तरह की खटारा बसें और इस तरह की हालत, जो ऊपर छत पे भी लोग बैठे हुए हैं और अंदर भी खड़े हुए हैं। तो ये कराची सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये फेस है पाकिस्तान का, और हालत देखिए इस शहर की क्या कर दी है। देख रहे कहते हैं कि हमने कराची को बड़ी तरक्की दी है, क्या तरक्की दी है? यही बात है ना। देखें 3-4 बुनियादी चीज़ें होती हैं इंसान के लिए जो ज़रूरी होती हैं। पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर फुजला मिला पानी जो है वो कराची वालों को मुयसर है। आप जिस फिज़ा में सांस लेते हैं, आपको जो है वो साफ़ हवा चाहिए, फ़िज़ा चाहिए, वो फ़िज़ाई आलूदगी में कराची जो है वो टॉप जो सिटीज़ हैं दुनिया के उनमें आता है। फिर तीसरा यह कि अगर खुदा न खास्ता आप बीमार होते हैं तो आपने जाना होता है हॉस्पिटल्स में, सेहत की सहूलत चाहिए, तालीम की सहूलत चाहिए, आपने कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिले, कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं मिलेगी, आपने सरकारी अस्पतालों में जाना, सरकारी इदारों में जाना होता है, महकमों में जाना होता है, वहाँ करप्शन और बंद इंतजामी। देखें सिंध के बारे में हमारे पंजाब में क्या मशहूर है, और हमें ये दुख होता है ये चीज़ें देखकर। पंजाब में मशहूर है कि अगर कोई बच्चा 10वीं पास नहीं कर रहा, नालायक है, उसको सिंध में उसका दाखिला भेज दें, वहाँ से पैसे दे के और उसको पास करवा दें, FA करवाने उधर से करवा दें। बहुत सारे, जब ये डिग्रियों जब आया था, जब ये कहा गया था शर्त रखी गई थी BA की, उस वक्त देखें बहुत सारों ने जाके सिंध से जो है वो डिग्रियाँ ले ली थी। ये बदकिस्मती है कि एक हमारा सूबा जो है, और ये बात फैसल अरब साहब ने एक बार कही थी। इसमें एक और चीज ऐड कर देना सदीक, आपने तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी की आपने गिनवाई हैं जी, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान है, सेहत की सहूलियात होनी चाहिए, हॉस्पिटल जाने के लिए आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, लेकिन पीने के लिए पानी साफ़ होना चाहिए, सफाई निस्फ़े ईमान है, हमारा मजहब भी कहता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हमें मिला था। अभी सफाई अगर हम डिटेल में जाएँ तो मेरा ही मानना है कि सिर्फ ये सफाई ये नहीं कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे रहे, वो भी है, लेकिन दिल की सफाई भी नहीं, तो दिल भी मैला नहीं होना चाहिए। इस सफाई की अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन करें तो बहुत लंबी तशरीह हो सकती है, जो कि हमें कोई आलमी दिन सही तरह से समझा सकता है। सफाई निस्फ़े ईमान है, वहाँ पे कचरे के ढेर लगे होते हैं, मतलब वहाँ पे आपको सफाई तक नज़र नहीं आती है। और बड़ा एक कड़वा लफ्ज़ बोलने जा रही हूँ जिसकी बहुत बड़ी रीज़न, सफाई निस्फ़े ईमान है, वहाँ पे आपको कचरे के ढेर नज़र आते हैं, बहुत बड़ी रीज़न ये खुद बेईमान सियासतदान है। देखें मैं यही बात आपको कह रहा था कि जस्टिस फैसल अरब साहब, जिनका ताल्लुक सिंध से है, कराची से है, उन्होंने एक बार कहा कि हमें ये चीज देखकर दुख होता है कि हमारे सूबे के बारे में ये बातें जो कि खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, बल्कि सियासतदान से भी, सदीक मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, सियासतदान से ज्यादा इनके लिए लफ्ज यूज करना चाहिए अवामी नुमाइंदे, क्योंकि अवाम के नाम पर ही आते हैं ना कि अवाम के लिए करेंगे, अवाम के लिए दूध शहद की नहरें बहा देंगे, फिर कर तो कुछ नहीं सकते ये। बिल्कुल, और इसीलिए अब जो कहा जा रहा है कि ये सारे मिलकर बैठे काम करें, अगर ये नहीं करेंगे
फिर ज़ाहिर है वफाक के पास कोई भी सख्त एक्शन लेने के अलावा कोई जो है उनके पास ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि ये मिलकर बैठें, वफाकी हुकूमत भी पैसे दे, वफाकी हुकूमत भी पैसा खर्च करे और वफाकी हुकूमत भी मुकम्मल सपोर्ट करे, तमाम इदारे सपोर्ट करें और साथ ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें, जितनी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं छोटी बड़ी कराची की सब बैठें, क्योंकि कराची जो है वो सबका है। जितनी जमातें हैं और उन सबका है, जो कराची के जितने MNAs हैं, MPs हैं, जितने अवामी नुमाइंदे हैं, सदीक मुझे एक बात बताइएगा सदीक, फिर हमें ब्रेक पे जाना है 2 मिनट के बाद और हमें फिर अगली स्टोरी डिस्कस करनी है मुझे और आपको। मैं इस सेगमेंट में एक और चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे। आपने जिक्र किया बाकी पार्टियों का, अब जो MQM पाकिस्तान है उसने भी तो ठेका लिए रखा ना इतने अरसे MQM ने कराची का, तो अब वो इत्तेहादी जमात है, तो हुकूमत अगर सिंध हुकूमत पे तनकीद करेगी, PTI की हुकूमत सिर्फ सिंध हुकूमत को बुरा कहेगी इस मामले में, तो फिर MQM से भी सवाल पूछना बनता है ना। मेयर कराची ने क्या किया इतना अरसा, इतने लाचार इतने बेबस मेयर आपने देखे इतने बड़े शहर के कि जब पूछा तो कहते इख्तियारात ही नहीं है, रोना शुरू कर देते हैं बाकायदा। मुझे तो लगता है किसी दिन आंसुओं से रोना शुरू कर देंगे ये, किसी रिपोर्टर को उनको टिश्यू पेपर देना पड़ेगा। देखें, जो आपने मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की बात की है, मैं आपको ये बता दूं कि उनका जो एक क्लिप आप सोशल मीडिया पे देख रही हैं, जो उन्होंने एक टॉक शो में कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो मुझसे जो से सवाल किए उससे उन्होंने मेरी तस्दीक की है, ना सिर्फ मेरी तस्दीक की है बल्कि मेरे वोटर्स और सपोर्टर्स की तस्दीक की है। वो क्लिप बहुत वायरल है और इसका इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर नोटिस ले सकती है और उनकी सरजनिश भी हो सकती है। बात यह है कि आप इतने लाडले हैं, आप इतने नाजुक मिजाज हैं कि आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछे भी नहीं। भाई आप अगर इतने नाजुक तो बहुत नजर ही आता है, फिर आप क्यों बैठे रहे? हाँ। और देखें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कराची में हजारों ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा दे सकते थे, जाती तौर पे पैसा दे सकते थे, आप कुछ करते तो सही। आप हर वक्त रोना रोते रहते हैं जी इख्तियार नहीं है, तो MQM भी बरी जुमा नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी अगर 70% जिम्मेदार है तो 30% MQM भी जिम्मेदार है, MQM बरी जुमा नहीं हो सकती। कराची की इख्तियारात की बात से मुझे याद आई, पहले सेगमेंट में मैं बात करी थी ब्रेक से पहले कि इख्तियारात की बात करते हैं। MQM के पास तो इतने इख्तियारात थे कि आपको याद होगा कि ईद उल अज़हा पर जब कुर्बानी की खाल देनी होती थी तो जो खाल इनको नहीं देता था, फिर वो तैयार हो जाए कि उसकी अपनी खाल उधेड़ी जा सकती है, उसकी अपनी खाल छीली जा सकती है। अब इससे ज़्यादा क्या इख्तियार हो, बल्कि इख्तियार से ज़्यादा कोई एक लफ्ज़ अगर आपके जहन में हो तो इस्तेमाल करें ज़रा उस लफ्ज़ का। जी बिल्कुल, वो तो जुल्म था, वो तो जबर था, वो तो तशद्दुद था, वो तो ज्यादती थी, गुंडागर्दी थी के साथ किया MQM ने। जो इनके कायद थे, बानी जो थे MQM के, जो इन्होंने कराची के साथ किया वो तो बहुत जुल्म किया इन्होंने और हमारे इदारों को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी और बहुत कुर्बानियों के बाद कराची में अमन आया। इसका क्रेडिट हमारे इदारों को जाता है, हमारे फ़ौज को जाता है, हमारी रेंजर्स को जाता है, हमारी पुलिस को जाता है, हमारे जो दीगर इदारे हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको जाता है कि उन्होंने इतनी कुर्बानियों के बाद इस शहर को इस मकाम पर लाए आज के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर अमन है। जिस तरह से इस शहर को जो है वो दहशतगर्दों से आज़ाद कराया गया, अब इस शहर को मेरा ये ख्याल है कि मुआशी दहशतगर्दों से और ये जो बद इंतज़ामी करने वाले जिनके बारे में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि यहाँ पे जमहूरी दहशतगर्दी हो रही है, तो जमहूरी दहशतगर्दों से मुआशी दहशतगर्दों से भी इस शहर को आज़ाद कराना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है जी, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे। कोई धमकियां दी जा रही हैं, कोई कहता है कि जी ब्लैकमेल किया जा रहा है, कौन किसे धमकियां दे रहा है, कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब का दूसरी बार रब्ता हुआ है, क्या बात हुई, क्या होने जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मौलाना फजल रहमान साहब से नवाज शरीफ साहब का दूसरी बार रब्ता हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अपोजिशन को एक वाज़ेह पैगाम, क्या होने जा रहा है, NRO कौन मांग रहा है, धमकियां किसे दी जा रही हैं, इस मामले को भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। सदीक जानी सेगमेंट में भी मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक बिलावल कहते हैं कि जी उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। वाकई धमकियाँ दी जा रही हैं, वाकई अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है हुकूमत को, हकीकत क्या है? देखें, बिलावल साहब ने जरदारी साहब की जब पेशी हुई तोशाखाना रेफरेंस केस में साहब अदालत, वहाँ से निकलकर बिलावल साहब ने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके सब्र का पैमाना लबरेज नज़र आ रहा था और वो ज़ब्त का जो दामन है वो हाथ से छोड़ते हुए नज़र आ रहे थे। उनके उस गुस्से, उनकी उस फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि जो तोशाखाना रेफरेंस है इसमें इतने कम गवाह हैं कि अगर ये केस
डेली बेसिस पे चलाया जाए तो 10 से 15 दिन में इस केस का फैसला हो सकता है। और अगर इसका फैसला हो जाता है तो जरदारी साहब के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर जरदारी साहब को कन्विट किया जा सकता है और जरदारी साहब जो हैं वो नायल हो सकते हैं, ना सिर्फ नायल होंगे बल्कि सलाखों के पीछे चले जाएंगे। दूसरी वजह यह है कि जरदारी साहब पे एक केस में पहले फ़र्द जुर्म आयद हुई है, दूसरा ये तोशाखाना रेफरेंस है, इसमें भी 9 सितंबर को जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। तो ये वजह थी, बिलावल साहब बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। और नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि नवाज शरीफ के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है, जिसके हम कल अहवाल बताएंगे। और उसका बैकग्राउंड हम पहले बता चुके हैं कि वो जो नवाज शरीफ साहब का लंदन जाने का मामला और वहाँ पर रहने का मामला जो है उसके ऊपर कई सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा दिए हैं। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब से नवाज शरीफ साहब का 2 बार रब्ता करना, आज नवाज शरीफ साहब का बिलावल को फ़ोन करना और फिर साथ ही नवाज शरीफ साहब की एक आज तस्वीर लीक करना अपनी, जिसमें वो बाहर जो है वो गश्त फरमा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को अगर आप मिलाकर देखें, और इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, एक मौलाना फजल रहमान साहब की चीनी सफ़ीर से मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब की 2 अहम ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात, और फिर शहबाज शरीफ साहब की जो सऊदी अरब के सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की दरख्वास्त। इन तमाम चीज़ों को अगर आप मिलाएँ तो नज़र यही आ रहा है कि अपोजिशन जिसको ये नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान की मुईशत पाकिस्तान की मुईशत की उखड़ती सांसें जो हैं वो बहाल होना शुरू हो गई हैं, मुईशत बेहतरी की तरफ जाने का सफ़र उसका शुरू हो चुका है, पाकिस्तान में अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान लगता है, जो असद उमर साहब ने भी कहा कि वो अब खेलने के लिए जो है वो पिच पर उन्होंने अपनी जगह बना ली है, वो इस वक्त मजबूत हो चुके हैं और अब वो छक्के चौके मारेंगे और जो है वो जारहाना इनिंग्स खेलेंगे। तो इस सारी चीज़ों की वजह से अपोजिशन ये समझती है कि जितना प्रेशर बढ़ाकर पाकिस्तान के अंदर से भी, पाकिस्तान के बाहर से भी, और जितना इमरान खान को टफ टाइम दिया जा सकता है दिया जाए। अगर इमरान खान को मौका मिल गया काम करने पूरी बात सुनना चाही थी, इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब पहले भी निकले थे बाहर इमरान खान साहब की पार्टी को गिराने के लिए, हुकूमत को गिराने के लिए, और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि बस गिरा के जाएंगे। इवन के कुछ हाथ नहीं आया फिर भी कहते रहे डिटाई में, या कहते ना कि अपनी इज्जत रखने के लिए कि जी मैं तो खाली हाथ नहीं लौटा। आज तक नहीं पता चला कि उन हाथों में क्या था, हमें तो खाली हाथ ही नजर आए, क्योंकि अगर कुछ होता तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा होता, या फिर इनके मुताबिक हुकूमत गिर चुकी होती। मौलाना साहब को हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ये लोग पीछे हो जाते हैं स्मार्टली, और आपको पता है कि ये मौलाना साहब दोबारा इन पे एतमाद इतनी आसानी से नहीं करेंगे, लेकिन राब्ते किए जा रहे हैं। और हमारा मजहब भी कहता है और आलमी दीन है, मौलाना साहब बड़ा एहतराम करते हैं सब इनका, मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है। तो मौलाना साहब एक बार से ज़्यादा कैसे डसे जा सकते हैं इन्हीं लोगों से, और इनके मोमिन होने पे मुझे तो किसी किस्म का शक नहीं, और आपको भी नहीं होगा, आप सर मुझसे ज़्यादा ही मोमिन होंगे मौलाना साहब। देखें, बात यह है कि हम मौलाना साहब की ज़ाहिर है सियासत में हमेशा बात करते हैं, और कोई भी सियासी लीडर होगा तो उसकी सियासत पे बात भी होगी, तनकीद भी होगी, सवाल भी उठेंगे। ये जमहूरी हक़ है सवाल उठाने वालों का, और जमहूरियत का ये ख़ुद ये कहते हैं कि हुस्न ये है कि आप बिल्कुल सियासत के ऊपर सवाल उठाएँ। मौलाना साहब जो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मौलाना साहब कराची से रवाना हुए, इस्लामाबाद तक आए, और ये बात मानते हैं कि कोई भी इस वक्त मौजूदा अपोजिशन में से वाहिद मौलाना साहब हैं जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आए। वरना पीपल्स पार्टी की अगर आप सूरत हाल देखें, जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, उनकी बहन गिरफ्तार हुई, और पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में किसी एक जगह पे भी 500 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सकी। नवाज शरीफ साहब का मामला देखें, जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, मरीम गिरफ्तार हुई, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए, वो लाहौर जिस पे शरीफ खानदान ने 70% बजट जो है वो खर्च किया, वहाँ पर वो 500 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हज़ार लोगों को लेकर आए। अब मौलाना साहब का मसला ये है कि ज़ाहिर है वो जिसे कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। मौलाना साहब जो हैं वो क्योंकि इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ हैं, तो उनको जब भी ये लगता है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी संजीदा है इमरान खान को हटाने के लिए, तो वो इनको एक मौका और दे देते हैं। और वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मौलाना जिस पेस पे तहरीक को चलाना चाहते हैं, जिस एक्सट्रीम पे मामलात को लेकर जाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी पेस पे आ जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उस पेस पर जाएंगे, उस एक्सट्रीम पर जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हुकूमत है और वो उस हुकूमत को बचाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल चले, ये और अगर ज़्यादा करना है तो इन हाउस चेंज ले आएँ। जो नून लीग है उनका मसला ये है कि वो एक ही चीज़ करना चाहते, एक ही चीज़ उनको चाहिए और वो उनको मिल चुकी है। वो ये है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन ही बैठे रहें, उनको वापस ना लाया जाए। अगर उनको ये गारंटी दे दी जाती है कि नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं लाया जाएगा, तो इस हुकूमत की 5 साल मुकम्मल करने की
जो इंश्योरेंस है वो नून लीग होगी, नून लीग अब गारंटी देगी, नून लीग सपोर्ट करेगी, नून लीग जो है वो इस हुकूमत के 5 साल पूरे कराएगी। अच्छा, अगर उनको सिर्फ एक ये गारंटी दे दी जाए। ठीक है सिद्दीक, यानी मौलाना साहब को हमेशा पे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना, दोनों पार्टियां बड़ी सियानी हैं। देखें बात यह है कि मौलाना साहब के धरने से फ़ायदा तो उठाया इन दोनों पार्टीज़ ने। बाबर अमान साहब कह चुके हैं कि जब मौलाना साहब धरना देने आए थे तो दोनों पार्टीज़ ने इनडायरेक्ट एनआरओ ले लिया था, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों पार्टियों ने इनडायरेक्ट एनआरओ ले लिया था। और अब जो जरदारी साहब की फ्रस्ट्रेशन है, मौलाना ने क्या लिया ना, मेरा सवाल वहीं पर है कि मौलाना साहब के कंधे को इस्तेमाल किया गया। तसलियां, मौलाना साहब को सिर्फ तसलियां मिली हैं, वादे मिले, और इसके अलावा मौलाना साहब अपना कंधा दे देते हैं बार बार लोगों को उनके मुफाद के लिए। देखें अब मौलाना साहब ने कहा तो कई बार है कि मेरे साथ जो वादा किया गया था, उन लोगों को भी उन्होंने इनडायरेक्ट मैसेज दिया कि मुझसे जो वादा किया था वो वादा पूरा करो, वरना फिर ज़ाहिर है वो दबे अल्फाज में ये कह रहे थे, वरना मैं सबको बता दूंगा कि किसने मुझसे ये वादे किए थे। तो बाकी जैसे बताया जा रहा है कि मौलाना साहब को जो नंबर दिए गए थे वो नंबर जो हैं वो बंद मिल रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि मौलाना साहब इस बार नून लीग और पीपल्स पार्टी की बातों में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि नून लीग तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश होगी कि मौलाना साहब एक बार फिर सड़कों पर आएँ और सबकी तवज्जो मौलाना साहब की तरफ चली जाए और नवाज शरीफ साहब से तवज्जो हट जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब कल समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मुझे तो बहरहाल मामला सीरियस लग रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई भी बड़ा हुक्म जो है, कल तो नहीं, कल भी आ सकता है, नेक्स्ट की हियरिंग पे भी आ सकता है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त जो स्टेटस है ना वो बहुत ही गैर कानूनी है और बहुत ही अजीब व गरीब है और बहुत अफसोसनाक है। इस निज़ाम का अगर आपने सही चेहरा देखना हो तो आप नवाज शरीफ साहब का केस देख लें कि उनकी ज़मानत 8 हफ्ते की ख़त्म हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वहाँ से उनकी ज़मानत एक्सटेंड नहीं हुई, पंजाब हुकूमत ने ज़मानत मुस्तरद कर दी, उसके बावजूद वो लंदन बैठे हुए हैं और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। और हुकूमत भी, इमरान खान साहब की हुकूमत भी, मुझे हैरानी इस बात की है, आप ये देखें नवाज शरीफ साहब की 3 बार इक़्तिदार पर बाकायदा बुराजमान रहे, 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, समझ रखते हैं, अकल रखते हैं, इतना बड़ा ओहदा 3 बार उनको वज़ीर आज़म का मिला। बजाय इसके कि कानूनी पहलू को समझते हुए वापस आएँ, ज़मानत का टाइम ख़त्म हुआ, वापस आएँ, आके फेस करें उस रास्ते को, चलने की बजाय क्या करें जो मौलाना साहब को दूसरी बार उनसे रब्ता कर लिया, मतलब शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई तमाशा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नई शोबदाबाजी ड्रामाबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सीधा सीधा रास्ते के वापस और फेस करें चीज़ों को। देखिए नवाज शरीफ साहब जब 99 में जेल में थे उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि जब बाहर आए, एक बार आए तो उन्होंने कहा जी मुझे मच्छर काटते हैं, अभी भी उनको तन्हाई काटती थी, वो स्ट्रेस में रहते थे और कई बार अदालत में कहा गया कि जेल में उनको स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस उनकी सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है। नवाज शरीफ साहब जेल में नहीं रह सकते। नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी का अगर कोई नज़रिया इन्होंने बनाया भी था, नाअहली के बाद चलें कि जी वोट को इज़्ज़त दो, और जो दावे थे, जो नया एक सफ़र शुरू किया था, वो सारा कुछ इन्होंने कुर्बान कर दिया सिर्फ इस एक चीज़ पर कि मुझे लंदन जाने दें, मुझसे जेल में नहीं बैठा जाता। तो लगता नहीं कि नवाज शरीफ साहब वापस वो आएंगे। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, रॉक खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।